नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। इज़राइल और हमास प्रकरण में आज कई अपडेट हैं। एक तो कैबिनेट की बैठक थी इज़राइल में और बैठक के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर कहा है कि हम हमास को जड़ मूल से ख़त्म करेंगे। इसमें कहीं कोई किसी को शक संदेह नहीं होना चाहिए। दूसरे ये भी कहा है कि जितना जल्दी हो सके 3 घंटे का समय अभी और दिया है उन्होंने कि जितना जल्दी हो सके गाज़ा पट्टी से फ़लस्तीनी निकल जाएँ, जितना जल्दी हो सके निकल जाएँ। उधर ये खबरें आ रही हैं कि जो हमास के आतंकवादी हैं, वो फ़लस्तीनियों को वहाँ से निकलने नहीं दे रहे हैं। उनके रास्ते में खड़े हो गए हैं एक तरीके से। ऐसे बहुत सारे वीडियो और फ़ोटोग्राफ आ रहे हैं और वो ढाल की तरह इनको अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। एक और डेवलपमेंट ये है कि फ़लस्तीन के जो यूएन में राजदूत हैं, वो पहुँचे हैं गुटेरेस जो यूएन के अध्यक्ष हैं, उनके पास। और जो फ़िलिस्तीनी राजदूत है दूत हैं, उनका नाम है रियाद मंसूर। इन्होंने एंटोनियो गुटेरेस से ये अपील की है कि वो इज़राइल की कार्रवाई को रोकने के लिए कुछ और ठोस कदम उठाएँ और ये मानवीयता के नाम पर। और आप जानते हैं कि वहाँ इस समय सिचुएशन क्या है। इज़राइल ने वहाँ का पानी, वहाँ की बिजली, वहाँ की संचार व्यवस्था, जो लाइफ़लाइन होती है, वहाँ ईंधन आपूर्ति, खाद्य आपूर्ति, सब कुछ रोक दिया है और गाज़ा पट्टी पूरी एक तरीके से तबाह हो गई है। तो ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों के जवाब तलाश करने के लिए मेरे साथ रक्षा सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ, टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ, युद्ध सेवा मेडल से अलंकृत और काउंटर टेररिज्म की ट्रेनिंग अमेरिका से लेने वाले और इज़राइल का भी दौरा करने वाले मेजर जनरल ए.के. सिवाच सर जुड़ रहे हैं। सिवाच साहब से जुड़कर के इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और क्या सिचुएशन है इसे समझने की कोशिश भी करते हैं। सिवाच सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार चौधरी साहब। सिवाच सर, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इज़राइल और हमास के बीच जो तनाव इस समय चल रहा है, जो युद्ध की स्थिति है, ताज़ा स्थिति वहाँ क्या है? और इज़राइल कब और कहाँ अपना ज़मीनी आक्रमण शुरू कर सकता है? चेतावनी तो वो दे चुका है। हाँ, बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक है चौधरी साहब। देखो, एक तो सच्चाई है कि कहीं किस प्रकार से एक सरप्राइज अटैक हमास ने किया था 7 अक्टूबर को, और वाकई इज़राइल जो बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड था, और ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा सरप्राइज लगा इज़राइल को, और काफ़ी भारी कैजुअल्टी हुई। उसकी वजह ये थी, एक तो कहीं न कहीं प्रिपेयर नहीं था। दूसरा, जिस प्रकार से 5,000 से ज़्यादा रॉकेट दाग दिए हमास ने, और तो जो इनका आयरन डोम सिस्टम है, जो कि सबसे बेस्ट सिस्टम माना जाता है, वो सैचुरेट होगा, वो भी काम नहीं कर पाया। तो ऐसे में जैसे ये कार्रवाई हुई, तो वाकई बात तो थी कि इज़राइल इसके ऊपर पलटवार करेगा, मगर पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हमास ने ये किया क्यों? क्या ऐसी वजह थी कि जो हमास ने इस समय सेलेक्ट किया और किया? इसकी 2-3 बातें बड़े ज़ोरों से आ रही है, क्योंकि हमास नहीं चाहता था कि किसी तरीके से इज़राइल सऊदी, यूएई, ओमान और बाकी मुस्लिम वर्ल्ड के साथ इकट्ठा हो। अब्राहम अकॉर्ड से ऐसा लग रहा था शांति का माहौल पैदा हो रहा है, और उसके साथ-साथ ये भी लग रहा था कि कहीं न कहीं जो पैलेस्टाइन कॉज़ है उसको भूला जा रहा है। तो ये भी 2 बातें थी, और तीसरी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि उसको लग रहा था कि अब जो मिडल ईस्ट के अंदर भारत, मिडल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर आ रहा है,
वो एक बीआरआई का पलटवार होगा, और बीआरआई जिस प्रकार से एक्सप्लॉइट कर रहा था उसकी बजाय ये आएगा, और ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ये सप्लाई चेन को भी चेंज कर देगा पूरा। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी एक बाधा डालने वाला, क्योंकि जैसे हमास ने हमला किया है तो हर चीज अब बिल्कुल बदल गई है। अब वो सिचुएशन नहीं रही जो पहले थी। अब ये सच्चाई है कि इजराइल ने पलटवार करना है, क्योंकि जो हमला हुआ है वो गाजा की स्ट्रिप से हुआ है, और जो हमास है वो गाजा में है। और हमास जो है एक वेल प्रिपेयर्ड डिफेंसिव है, उसने टनल डिफेंसिव बनाई, और मैंने टनल देखी हुई है। और ये सच्चाई है कि ये टनल जो हैं ये जो इजराइल में तो भी निकलती हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये लेबनान में भी निकलती हैं, और इजिप्ट में भी निकलती हैं। इसका जो जाल बहुत बिछा हुआ है, और सबसे ज्यादा मुश्किलात है कि इस जो टनल डिफेंस पे उसकी डिफेंसेस हैं उसको तोड़ना, क्योंकि जब तक आप उसको अंदर घुसेंगे नहीं, या आप ऐसे बम नहीं डालेंगे जो कि पेनिट्रेट कर जाएं, और वो बड़ा मुश्किल है क्योंकि 10 से 15 मीटर अंदर हैं वो। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। इसलिए तो अब जब इजराइल ने हमला करना है तो इजराइल ने 2-3 चीजों का ध्यान दिया है। इजराइल ने नहीं चाहता कि किसी तरीके से कोलेटरल डैमेज हो, क्योंकि इजराइल को मालूम है कि इनकी जो लड़ाई है वो होनी है टनल डिफेंस से, और टनल डिफेंस के अंदर बढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्टअप एरिया की लड़ाई बड़ी मुश्किल है। ऐसे में बड़े सोच समझ के हमास की जो डिफेंसेस हैं वो ऐसे बड़ी हैं कि वो रियासी इलाकों में है। ऊपर से रियासी इलाके हैं, सिविलियंस के हैं, और नीचे उसकी टनल डिफेंस है। इसका मतलब इजराइल का जो अगर फायर आएगा और इजराइल हमला करेगा तो इसमें कोलेटरल डैमेज होगी। और यही जो चाहता है हमास कि वर्ल्ड को दिखाना कि किस प्रकार से इजराइल के जो लड़ाई के अंदर सिविलियन मारे जा रहे हैं। और इसी का ये कारण है कि आज जो वार्निंग दी इजराइल ने कि नदन जो गाजा स्ट्रिप है उसके अंदर छोड़ के आप साउथ में या आप दूसरे देश में चले जाएं, क्योंकि हमला अभी होने वाला है। मगर जो हमास के लड़ाकू हैं वो उनको जाने नहीं दे रहे। वो इसलिए क्योंकि उनको ह्यूमन सीन बनाना चाहते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सच्चाई ये है हमास को एक प्रकार से जड़ से निकालना है, तो वो तो उसको फिजिकल अटैक करना पड़ेगा, और फिजिकल अटैक की वो तैयारी पे है। उसने एक वार्निंग दे दी है कि सिविलियन जल्दी से जल्दी छोड़ दे, और उसके बाद एक ग्राउंड अटैक स्टार्ट होगा। ये मैं समझता हूं कि ग्राउंड हमला बहुत मुश्किल होगा, और इसके जो तरीके यही हैं कि जैसे पता है कि नदन इलाके में होगा, इसमें इससे पहले कि ग्राउंड अटैक हो, जो एयर से उसको सॉफ्टनिंग हम बोलते हैं, हवाई जहाजों से उसके ऊपर बम डाले जाएं जिससे वो टारगेट सॉफ्टनिंग हो। उसके बाद आरटी रॉकेट मिसाइल, और उसके अंत में इन्फेंट्री वहां से चलेगी टैंकों के साथ, और फिर ये टनल डिफेंस की लड़ाई होगी जिस जहां पर ये हमास ने अपनी डिफेंसिव बना रखी है। ये भी हमें समझना पड़ेगा जो हमास की डिफेंसिव है वो मल्टी टीयर्ड है, वो एक नहीं है, 3-4 मल्टी टीयर्ड है। उन्होंने बहुत तैयारी कर रखी है, और एक प्रकार से कि जो टनल्स के आना, अंदर जाना, घुसना, उसके साथ लड़ाई करना बहुत मुश्किल होने वाला है इजराइल को। तो यह सच्चाई है कि अब इजराइल नदन के इलाके में करेगा हमला, पर वो हमले से पहले अपनी तैयारी कर रहा है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो वो इमीडिएटली नहीं कर रहा, उसको लगता है कि वो कुछ ना कुछ उसका सलूशन निकालना चाहता है। वो हैं उसके जो 150 से ज्यादा बंदी बनाए हुए हैं हमास ने, क्योंकि ये सच्चाई है वो ढाल की तरह इस्तेमाल करेगा हमास। हो सकता है वो उन लोगों को मारना भी शुरू कर दे, और जिससे बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है इजराइल के लिए। मुझे लगता है वो भी एक कारण है जिसके कारण है। तो ये जो ग्राउंड अटैक होने वाला है अगले 24 से 48 घंटे में होगा, क्योंकि कोई भी इजराइल बता के हमला नहीं करने वाला। इजराइल सरप्राइज देना चाहता है। इजराइल अपना बाकी चीजों को एक प्रकार से तैयारी करके तब हमला करेगा, और ये हमला जो है वो काफी मुश्किल वाला होने वाला है, इतना आसान नहीं।
और क्योंकि वो चाहते हैं कि सिविलियन वहां ना हो, कि कोलेटरल डैमेज ना हो, क्योंकि ज्यादा अगर सिविलियन की कैजुअलिटी होती है तो वो एक प्रकार एडवांटेज पैलेस्टाइन या हमास को है, ना कि इजराइल को, क्योंकि उसके बाद जो आपका मुस्लिम वर्ल्ड है, जिस जो आज न्यूट्रल भी है, सऊदी, यूएई, ओमान, कुछ एक देश तो खड़े हैं जो हमास के साथ है, जैसे ईरान है, किसी हद तक टर्की भी है, और उसके बाद कतार भी है, सीरिया भी है, मगर कुछ एक देश न्यूट्रल जो है उनका भी रवैया थोड़ा सा सिंपैथी की तरफ चला जाएगा अगर सिविलियन कैजुअलिटी होती है। इसलिए इजराइल नहीं चाहता कि सिविलियन कैजुअलिटी हो, इसलिए वो चाहता है कि जो लोग गाजा स्ट्रिप में नदन साइड में हैं वो वहां से निकल जाएं, और उनको हमास आने जाने नहीं दे रहा। तो ये भी एक प्रकार से विडंबना है। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि इजराइल अभी तैयारी कर रहा है ग्राउंड ऑफेंसिव की। ग्राउंड ऑफेंसिव 1 दिन में जाएगा, 2 दिन में जाएगा, वो समय बताएगा। उससे पहले वो सारी कार्रवाई करेगा कि जिससे रजिस्टेंस जो है हमास का कम से कम हो। मगर ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी, ये लड़ाई लंबी चलेगी। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या इसके अंदर कोई और देश आएगा? मुझे अभी तक तो नहीं लगता कि अभी कोई इमीडिएटली उसके ऊपर आएगा, पर यह सच्चाई है नदन जो साइड में जो लबनान है उससे हिजबुल्ला है वो पक्का आएगा, क्योंकि उसका भी अस्तित्व है, वो हेल्प करेगा हमास को। मगर ईरान का उसमें लड़ाई में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होना मुझे लगता है काफी मुश्किल है। उसकी वजह यही है कि एक तो वो नहीं चाहेगा वो उसके ऊपर एक प्रकार अमेरिका हमला करे या इजराइल हमला करे। दूसरा ये है कि आज की तारीख में अमेरिका ने अपने 2 बेड़े इजराइल के समुद्र के नजदीक रख दिए हैं। तो मुझे लगता नहीं कि और कोई एक्टर करेक्टर इसके अंदर इमीडिएटली दाखिल होगा, मगर हिजबुल्ला जो है वो पक्का हमास की मदद करेगा। चौधरी साहब। सिवाज साहब, करीब 15-17 साल पहले इजराइल ने हिजबुल्ला को तो एक तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया था, और बहुत सारे लोगों को याद होगा कि बेरूत भी जो है वो पानी मांगता हुआ दिखाई दिया था। हिजबुल्ला की ताकत अब पहले जैसी नहीं बची है। छोटा मोटा वो कोई जिसको कहते हैं कि दुम छल्ला उछाल दे और अपनी सहभागिता हमास के साथ दिखाए, वो एक अलग बात है। पर लेबनान पर भी अगर इजराइल बरस पड़ा तो लेबनान टिक नहीं पाएगा उसके सामने। दूसरे में एक सवाल आपसे ये जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, यहाँ तक कि इटली, जर्मनी, बहुत सारे देश अब इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, एक तरीके से उसको ताकत दे रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो पहले ही दिन इस हमले पर ये कहा था कि मैं शॉक्ड हूँ और हम इस हमले के खिलाफ खड़े हैं और इजराइल के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। किसी भी तरह का आतंकवादी हमला हो, भारत उसकी भर्त्सना करेगा और इस तरह के हमले नहीं होने चाहिए। तो आगे सिचुएशंस क्या बनने वाली हैं? आपने बताया कि ये मामला लंबा खिंचेगा, कितना लंबा खिंच सकता है? और जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम हमास को नहीं छोड़ेंगे, तो क्या गाजा पट्टी पर फिर से वो अपना कब्जा लेंगे जैसा 2007 से पहले था? और उसके बाद की सिचुएशंस क्या होंगी? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है, पहले तो ये सोचते हैं कि इसकी अभी तक जो हमास की इतनी काबिलियत और क्षमता है वो हुई कैसे। इसमें शक नहीं है कि आपने ठीक बोला, 2005 के बाद, उससे पहले जो गाजा स्ट्रिप के अंदर इजराइल का ही एक रूल था, मगर उन्होंने शांति के लिए इसको 2007 में छोड़ दिया था। और अब सच्चाई है, हमास को खत्म करके जड़ से, और इसको इजराइल पकड़ेगा और इजराइल वापस नहीं देगा इसको, इसमें कोई शक नहीं है। इजराइल का इलाका है जो इसने 1967 में जीता था, ये कोई शक नहीं। हाँ, ये भी सच्चाई है कि आज हमास की जो काबिलियत है या हिजबुल्ला की काबिलियत है, जैसे आप कह रहे थे हिजबुल्ला की काबिलियत में कमी तो आई है, पर हिजबुल्ला हमास से ज़्यादा रिसोर्सफुल है और
ईरान ने इन दोनों की मदद की है। इनके पास 1 से 1.5 लाख के करीब रॉकेट्स हैं। ईरान इसको मान नहीं रहा डायरेक्टली, मगर ये लगता है कि और कोई ऐसा देश नहीं है जो कि इतनी मिलिट्री मदद दे सके। मगर ये सच्चाई है कि अब ये जब लड़ाई होगी तो इसके अंदर कुछ मुस्लिम वर्ल्ड की, जैसे हम बात कर रहे थे, कतार है, सीरिया है, लेबनान है और इसके बाद ईरान है, ये देश खुल के हमास के साथ आएंगे। और जो फेंस सीटर हैं, जो मुस्लिम वर्ल्ड में जो चाहते हैं कि शांति हो और वो टेररिज्म के अगेंस्ट है, वो हमास के साथ नहीं है। जिस प्रकार से सऊदी अरेबिया है, उसके बाद यूएई है, ओमान है। मगर ये सच्चाई है, लड़ाई अगर लंबी खिंचती है और पैलेस्टाइनों की ज़्यादा कैजुअलिटी होती है सिविलियंस की, तो फिर ये उनका रवैया धीरे धीरे बदल सकता है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अगर ये लड़ाई लंबी खिंचती है तो इसका मतलब एडवांटेज है हमास को, डिसएडवांटेज है इजराइल को। इजराइल चाहेगा ये लड़ाई जब शुरू होती है ग्राउंड अटैक, तो जितनी जल्दी से जल्दी वो खत्म करे वो फायदा है। हाँ, ये सच्चाई है। यूरोप की कंट्री जो हैं वो ज़्यादातर नहीं, ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज वो इजराइल के साथ खड़ी हैं, चाहे वो यूरोपियन यूनियन है या अमेरिका है। ये सब के सब खड़े हैं। और अमेरिका तो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इजराइल का, मिलिट्री अलायंस है, वो तो इसको खुल के आएगा। अब बात आती है भारत का क्या नजरिया। देखो, भारत का नजरिया मुझे लगता है लोग समझ नहीं पा रहे हैं और ये गलत अफवाहें फैला रहे हैं कि भारत ने पैलेस्टाइन के जो कॉज है उसको भूल गया। भारत ने कभी पैलेस्टाइन के कॉज को नहीं भूला। भारत के प्रधानमंत्री ने टेररिज्म के लिए बात की है। हमास ने टेररिस्ट एक्शन किया है इजराइल के विपरीत, और हम कभी भी नहीं चाहते किसी के अगेंस्ट टेररिस्ट एक्शन। तो भारत के प्रधानमंत्री ने इस टेररिस्ट एक्शन को एक प्रकार नकारा किया है, क्योंकि आज जो इजराइल है, दे आर विक्टिम ऑफ टेररिज्म एमिनेटेड बाय हमास। इसका मतलब ये इनको पैलेस्टाइन से कोई लेना देना नहीं है, ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये समझना चाहिए हर एक को। हम बार बार इसी चीज को कहे हैं, भारत का कोई रवैया नहीं बदला। भारत पैलेस्टाइन के साथ खड़ा है। भारत इजराइल से भी अच्छे रिलेशन, पैलेस्टाइन से भी अच्छे रिलेशन, भारत के सऊदी से भी अच्छे, भारत के ईरान से भी बहुत अच्छे रिलेशन है। और भारत कतई नहीं चाहता कोई लड़ाई हो, पर भारत टेररिज्म के अगेंस्ट है। जो हमास ने 7 अक्टूबर को किया है वो एक टेररिस्ट एक्शन है और भारत इसके अगेंस्ट है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है, और ये साफ सुथरे शब्दों में भारत के प्रधानमंत्री ने इसलिए बोला है कि G20 में भी उन्होंने बोला था, अगर आप आतंकवाद के साथ मिलकर लड़ाई नहीं लड़ेंगे आप जीत नहीं सकते। और ये जो P20 है वहां पर भी ये बात दोहराई है उन्होंने कि आप आतंकवाद की लड़ाई में, ये वर्ल्ड सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक टेररिज्म की परिभाषा में हमने नहीं बना पाए। तो मुझे लगता है ये हम अपने व्यूअर्स को समझ आना चाहिए, भारत का नजरिया टेररिज्म के लेके बिल्कुल साफ सुथरा है। भारत इसीलिए कटघरे में खड़ता रहा है पाकिस्तान को कि वो एक इंटरनेशनल हब सेंटर बनता जा रहा है। और इसी प्रकार हमास ने जो 7 अक्टूबर को किया इजराइल पे, वो कुछ नहीं बल्कि एक टेररिस्ट एक्शन था और भारत इसके बरखिलाफ है। चौधरी साहब और शिवाज साहब, अब तो इजराइल के खिलाफ फलस्तीन पहुंच रहा है यूएन। वहां जाकर के गुटरेस के सामने गिड़गिड़ाए हैं इसके दूत के आप कुछ और प्रयास करिए और इजराइल के हमले रुकवाइए। हाँ बिल्कुल। देखो, एंटोनियो गुटरास जो हैं उनके पास गए हैं, जो कि चांसलर यूनाइटेड नेशन के। मगर ये सच्चाई है, भारत बार बार बोलता रहता है कि यूनाइटेड नेशन की जो क्षमता और काबिलियत नहीं, अगर वो लड़ाई बंद भी कराना चाहें उसके पास कोई ऐसी चीज नहीं है। और यूनाइटेड नेशन जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक प्रकार से फेल हो चुकी है, और इसीलिए भारत चाहता है इसमें बदलाव आने चाहिए जो कि आज के जमाने के लिए हैं। मगर ये सच्चाई है कि वहां पर फिलीपींस के जो पैलेस्टाइन्स के जो पहुंचे हैं एम्बेसडर, वो नाम के लिए पहुंचे, पर यूनाइटेड नेशन के पास ना तो कोई क्षमता है ना काबिलियत। दे लैक टीथ, उनके पास कोई ऐसा चीज नहीं है जिससे वो अब बोलते हैं इजराइल को कि आप हमला नहीं करेंगे। इजराइल ने अपना मन बना लिया है, और इजराइल ने मन इसलिए बनाया है क्योंकि वो आतंकवाद का सफाया करेंगे।
क्योंकि जो 7 अक्टूबर को हुआ इजराइल कभी सपने में नहीं सोचता। ये सच्चाई है। मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी वर्ल्ड की बेस्ट है, मगर यहाँ कहीं ना कहीं कमी और खामी रहेगी। अब इजराइल को छोड़ेगा नहीं, और इजराइल ने सीज कर दिया पूरा गाजा स्ट्रिप। उसके अंदर ना ना पानी जा सकता, ना बिजली है वहां पर, ना आपकी कोई फ्यूल है, ना गैस है। बिल्कुल उसको चारों तरफ से सीज करके सोफर अप करके अब हमला होगा, और इजराइल किसी की नहीं सुनने वाला। यूनाइटेड नेशन के बाद ना काबिलियत और क्षमता है। आज यूनाइटेड नेशन इस हालात जिसमें वो आज है वो फेल हो चुकी है। इसीलिए भारत बार बार इस चीज को दोहराता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या यूनाइटेड नेशन नीड रिफॉर्म, और वो रिफॉर्म चाहिए जो कि आज की तारीख में एक प्रकार दुनिया को आगे की तरफ ले जाए। तो मुझे नहीं लगता कि उनके जाने से कोई फर्क पड़ेगा। इजराइल अब ग्राउंड अटैक अगले 24 से 48 घंटे में पक्का करेगा एक प्रकार गाजा स्ट्रिप पे, और आने वाले समय में हमास का जड़ से बाहर निकाल के फेंकेगा। और इनको जस्टिन ट्रूडो को क्या हुआ है शिवाज साहब? एक इनका मैं ट्विटर पर ये एक मैसेज देख रहा हूँ जिसमें उन्होंने हैप्पी नवरात्रि लिखा है। उन्होंने लिखा है, आई एम सेंडिंग माई वार्म्स wishes to members of a Hindu community and all those who are celebrating this festival। ये देखो जस्टिन ट्रूडो जो है अब हर तरह के संदेश भेज रहे हैं भारत सरकार को कि मेरा कायाकल्प हो रहा है, मैं तो हिंदुओं के फेस्टिवल को भी शुभकामनाएं दे रहा हूं, मेरे बारे में गलत मत सोचो, प्लीज़ हमें माफ़ करो, जो हुआ अब इतना भी मत हमें दबाओ कि हम जो है परेशान हो जाए। अभी भारत ने जो इनके 41 राजनयिकों को एक तरीके से बलात् बाहर करने के आदेश दिए हैं कि हटाओ इनको यहाँ से, उसके बाद से बिल्कुल घुटनों पर आ गया है, क्योंकि कनाडा के नागरिकों का भी वीजा बैन कर रखा है हम लोगों ने। बिल्कुल चौधरी साहब, ऐसा है, थूक के चाटने वाली बात है। और जस्टिन ट्रूडो को ये समझ नहीं आ रहा अब करें तो करे क्या। आज वो वर्ल्ड में अकेले पड़ गए हैं, और उन्होंने बात तो बड़ी बड़ी कर दी, ना उनके पास कोई प्रूफ था, और एक प्रकार एम्बेरसमेंट होगी आज उनके लिए। और आज उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है कनाडा के अंदर बहुत कम हो गई है। और यही नहीं, ऐसा लगता है कि अब उनको समझ नहीं आ रहा आगे क्या स्टेप ले। जो 5 आईज अलायंस कंट्री थी, उन्होंने भी, स्पेशली अमेरिका ने भी उसके साफ सुथरे शब्दों में बोल दिया कि आपके पास एविडेंस ना हो तो है नहीं, और आपने एक प्रकार एलिगेशन लगाई है तो ये आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि भारत की काबिलियत और क्षमता बहुत है। ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, और आप आइसोलेट हो जाएंगे। तो अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, क्योंकि उन्होंने न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जो जगमीत सिंह है उससे सपोर्ट ले रखी है, वो एक खालिस्तानी एक्टिविस्ट है, तो उसने एक प्रकार भारत के ऊपर उंगली उठाई थी कि हरदीप सिंह निज्जर के मारने के अंदर भारत की जो एजेंसी थी वो इन्वॉल्व थी, एलिगेशन। उसके बाद उनके पास ना कोई प्रूफ है आज तक, और वहां पर जो भी एक प्रकार से मौतें हो रही हैं वो गैंग वार से हो रहा है। चाहे वो सखदूल सिंह को मारा गया है, अगर वो इतने हीरो थे तो उन्होंने जो एक प्रकार पाकिस्तानी जो एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थी उसको, करीमा बलूच को मारा आईएसआई ने, तब तो कोई एक्शन नहीं। तो सच्चाई है, अब उनको रियलाइज हुआ है कि उनसे गलती हो गई है, कि भारत से पंगा ले लिया। उन्होंने सोचा ये वैसा ही भारत है जैसे पहले था, आप कुछ भी करें यूरोपियन कंट्री, भारत चुप हो जाता था। आज उनको ये नहीं पता था कि भारत आज बदला हुआ भारत है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का भारत है, ये ऐसे एक्सेप्ट नहीं करने वाला। उन्होंने सपने में नहीं सोचा था कि भारत इस प्रकार से आपको पलटवार करेगा। जिस प्रकार से आज कनाडा को आइसोलेट कर दिया, जिस प्रकार से जो उनके 62 यहाँ पर एक प्रकार डिप्लोमेट्स थे, और भारत के 21 हैं कनाडा के अंदर, इसी प्रकार 41 को हमने बोल दिया आप इसको छोड़े देश को, तो और उसको लगने लगा है कि कहीं ना कहीं उससे गलती हो गई है। अब वो पैचअप करना चाहते हैं, और ये सारे के सारे एक्शन है पैचअप के। हारा हुआ जुआरी है, और उसको अब समझ आया है
कि भाई भारत से पंगा लेके बहुत बड़ी गलती की है उसने, और अब वो अपने बदलने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे रिलेशन रहे, भारत को तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो या ना हो, क्योंकि भारत की के लिए बहुत बड़ी मार्केट है, बाकी जगह भी, मगर उसको बड़ा नुकसान होने वाला है। इसलिए वो चाहता है कि कहीं ना कहीं धीरे बैक चैनल डिप्लोमेसी करके रिलेशन को दोबारा पटरी पे लाया जाए। तो ये जो भी ये अब एक्शन कर रहा है, एक प्रकार से पैचअप करने की तैयारी कर रहा है, बिना बताए एक प्रकार से वो कहते हैं ना कि माफी सी मांग रहा है। तो ये है, मुझे लगता है एक अच्छी पहल है, क्योंकि जो इंटरनेशनल रिलेशन में जिस प्रकार से डिप्लोमेसी में बातचीत होती है बैक चैनल से, वो होगी। पर ये साफ सुथरे शब्दों में पूरे वर्ल्ड को पता लग गया है। अब ये वो वैसा भारत नहीं है कि आप उंगली उठाएं तो वो चुप रहेगा और आप कुछ भी कर सकते हैं। ये वैसा भारत है, आपके ऊपर दोबारा पलटवार करेगा। अगर आप गलती करेंगे तो छोड़ेगा नहीं। और भारत की आज क्षमता, काबिलियत है। आज देश वेट करते हैं भारत की प्रधानमंत्री से मिलने के लिए और भारत से दोस्ती करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये जो भी कर रहे हैं वो जस्टिन ट्रूडो, वो एक प्रकार से चाहते हैं कि पैचअप हो और भारत से रिलेशन वैसे हों जैसे पहले थे। चौधरी साहब, पर पूरी दुनिया में जस्टिन ट्रूडो की छवि ये बन रही है, लोग अब ये कहने लगे हैं कि ये उनमें से हैं जो 100 प्याज भी खाते हैं और 100 जूते भी खाते हैं। बिल्कुल सिवाज बिल्कुल। साहब सिवाज साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू चौधरी साहब। जय हिंद। जय हिंद सर।